Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 विद्युत का पार्ट 2। ठीक है, इसके अंदर जो बेसिकली हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे ओम का नियम, प्रतिरोध, जूल का तापन नियम। ठीक है, इस पार्ट में न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले के लिए मैं स्पेशली दो पार्ट अलग से बनाऊंगा, जिसमें एक पार्ट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले होंगे और फॉर्मूले बनते कैसे हैं और फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है वो बताऊंगा, और एक पार्ट वो होगा जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स जो पेपर में आते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ थ्योरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओम का नियम क्या होता है भाई? देखो, ये डेफिनेशन जो दे रखे हैं यहाँ पे, इसको सीधा सीधा रटना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी अपने हिसाब से चेंज करते हो तो ये गलत माना जाता है। ठीक है, तो इसमें है क्या? तो बेसिकली क्या है, किसी भी विद्युत परिपथ में जब भी हम धातु के तार के दो सिरों के बीच में विभवांतर, यानी कि मान लो कि एक वायर का पॉइंट ये रहा, एक वायर का पॉइंट ये रहा, अगर इसके बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हो, ठीक है, तो आपका जो करंट है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, यानी कि आप कह सकते हो कि जो V है, ठीक है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ठीक, ये वाली इक्वेशन गलत है, ये गलत है। ठीक है, V जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ठीक है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका तापमान हमेशा क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। कोई डाउट अगर हो तो कमेंट में बताना। ठीक है, अब अगर V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो हमें इसको चेंज करके इक्वल का निशान लाएं। तो इक्वल के निशान के लिए हम R वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि V बराबर में हो जाता है हमारा I R। ठीक है, R क्या होता है? R होता है प्रतिरोध, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम ये डिस्कस कर लेते हैं। V जो है ये होता है। तो बेसिकली अगर मान लो ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में आता है कि ओम का नियम बताइए, तो कुछ नहीं बताना आपको, सिंपल सी डेफिनेशन लिख देनी है 2 लाइन की। बट अगर मान लो 3 मार्क्स में आता है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा? वहां पर आपको बताना होगा कि V जो होता है ना, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक, और उसके बाद ये ग्राफ बनाकर आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर क्या है? एक्स एक्सिस पर हमारा विद्युत धारा है, जबकि वाई एक्सिस पर क्या है? विभवांतर है। ठीक, तो हम जैसे जैसे देखते हैं कि जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ती है वैसे वैसे विभवांतर में क्या आ रहा है? ग्रोथ आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि विभवांतर जो है वो क्या होता है? समानुपाती होता है किसके? विद्युत धारा के। तो ये जो लाइन मैंने अभी बोली वो आपको लिखनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं प्रतिरोध क्या होता है, जो मैंने अभी पीछे बताया कि R जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो ये बेसिकली चालक का वो गुण होता है जिसके कारण वो क्या होता है? जो उसके अंदर करंट फ्लो होता है ना, उसका विरोध करता है। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब शॉर्ट में बोलो तो मैं विरोध करना, किसी चीज को रोकना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? ओम होता है। ये वाला ओम मत समझ लेना भाई। ठीक है, ये ओम केवल और केवल पढ़ाई में होता है, वो ये ओम पूजा में लगता है। यहाँ पर जो साइंस में ओम होता है वो ये होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कि एक ओम क्या होता है, तो एक ओम जो होता है कि सिंपल सा आप कह सकते हो कि जब परिपथ में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, और उसका विभवांतर भी क्या हो? 1 वोल्ट हो, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। धारा नियंत्रक क्या होता है? तो धारा नियंत्रक जो होता है बेसिकली क्या है कि ये एक युक्ति है या एक गैजेट है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम क्या किसके लिए करते हैं? करंट को कंट्रोल करने के लिए, यानी करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जिस गैजेट का या युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। अब सवाल उठता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिरोध जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर 2 टर्म आएंगी, एक आएगी समानुपाती, एक आएगी व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी चीज क्या होगी? बढ़ेगी। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? घटेगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर मान लो चालक की लंबाई बढ़ती है तो उसके समानुपाती होती है, यानी कि अगर कोई वायर है उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं L अगर ग्रोथ करेगा तो R भी क्या होगा? वो बढ़ेगा। ठीक, दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, ये बार बार वर्ड आ रहा है। तो मान लो कोई एक वायर है, ठीक है, तो ये जो उसकी मोटाई है, गोलाई है, इसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो इसकी जो मोटाई है ये जितनी बढ़ेगी, यानी कि ये जो क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? यानी कि हम कह सकते हैं एरिया जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा? आपका कम होगा। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, मैंने बताया था ना, अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो आर क्या हो जाएगा? ए बढ़ाएंगे तो आर कम होगा, और आर अगर बढ़ेगा तो ए कम हो जाएगा। ठीक है,
तापमान के समानुपाती होता है, यानी कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक। और नेक्स्ट आता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, तो भाई ये होती है प्रतिरोधकता, यानी किसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी इजीली, किसमें से नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सिल्वर है, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें क्या है, फटाफट फ्लो करेगी। जबकि लोहा की बात करें तो उसमें करंट क्या होता है, स्लो प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे वायर्स देखा होगा आपने, लोहे के यूज़ नहीं करते। फिर आपके माइंड में सवाल आता होगा, फिर हम सिल्वर का भी तो यूज़ नहीं करते जनरली। तो हम सिल्वर का इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो क्या है, बहुत कॉस्टली मेटल है, ठीक है। जबकि हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम, जो क्या है एज कम्पेयर टू सिल्वर काफ़ी चीपर होते हैं और उसमें करंट भी ज़्यादा फ्लो होता है। अब बात करते हैं विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है। इसका सिंबल होता है रो, ठीक है, थोड़ा सा पी जैसा दिखता है पर पी नहीं होता ये, ठीक। प्रतिरोधकता क्या होता है, बेसिकली क्या है, 1 मीटर भुजा घन के विपरीत जो फलकों में से धारा गुजरती है उससे जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना, किसी भी पदार्थ में से 1 घन भुजा में, ठीक है, जितनी भी करंट गुजरेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी। ठीक। अब बेसिकली क्या है कि प्रतिरोधकता हमेशा ध्यान रखना फिक्स होती है हर मेटल की, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप उसकी लेंथ बढ़ा दो चाहे उसकी मोटाई बढ़ा दो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी है, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, ठीक है, लेकिन तापमान की वजह से क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। यानी कि आप कह सकते हो कि तापमान में परिवर्तन होगा तो उसमें परिवर्तन आएगा, अन्यथा उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अब जो धातु और मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर होता है वो होता है 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -6 ओम मीटर तक ये रेंज होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो है ना, जिससे वो बने उससे क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि मिश्र धातु के अंदर एक खासियत होती है कि वो जो हाई टेम्परेचर है उस पर क्या होता है, उसका दहन नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इनका जो प्रयोग है वो करा जाता है तापन युक्ति। तापन युक्ति मतलब जो हमें गर्मी देते हैं, जैसे हीटर, गीजर, ठीक है, प्रेस, इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है बिजली के लिए, क्यों, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। लेकिन मैं बता दूं सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है, सिल्वर की होती है, यानी चांदी की होती है, ठीक है। उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम। अब भाई प्रतिरोधकों को हम किस तरीके से संयोजन करते हैं, तो बेसिकली 2 तरीके से करते हैं, एक करते हैं श्रेणी क्रम और एक करते हैं पार्श्व क्रम। तो अभी हम पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम के बारे में, ठीक है। जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिला के जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसे कि मान लो एक प्रतिरोधक आपका ये हो गया और फिर इसी से हमने जोड़ दिया एक और एक और जोड़ दिया ये, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ठीक है। तो ये 3 लगातार हमने जोड़ देते, ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे श्रेणी क्रम, यानी एक के पीछे दूसरा लगा हुआ है, ठीक। अब कई बार क्या आता है कि आपको एक फॉर्म, जो इसका फॉर्मूला है उसका उत्पन्न उसको ना बना के दिखाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। तो सिंपली हमें पता है कि जो V होता है, ठीक है, V बराबर होता है IR। मैं इसको याद करने के लिए मैंने फॉर्मूला बना रखा है वीर, ऐसे इस वर्ड को याद कर लो, वीर, ठीक है। वीर मतलब V बराबर IR। तो ऑब्वियसली बात है V1 बराबर क्या होगा, V1 इक्वल टू में I इंटू में R1। वैसे V2 क्या हो जाएगा, I इंटू में R2, ठीक है, ठीक। और इसी तरह V सकते हैं, IR1 V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब उसके बाद क्या करना है, सब में से I अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो और ये तीनों किसके बराबर है, ये तीनों है V के बराबर, तो V बराबर क्या हो गया, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ठीक। अब क्या है कि V जो है, V बराबर क्या होता है, IR होता है, मैंने बताया था ना अभी। तो I इधर हमने रख लिया, तो I से I कट गया हमारा, तो बचा क्या, R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेसिकली क्या है कि श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। यानी कि अगर और भी होते तो इसको ऐसे प्लस करते हुए हम चले जाते हैं, समझ में। अब बात करते हैं पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम का ये दे रखा डायग्राम आपको कि देखो यहाँ पर क्या है, एक इधर ऊपर से जा रहा है, एक बीच में से जा रहा है, एक नीचे से, तो इसे कहते हैं हम पार्श्व क्रम, ठीक।
पार्श्व क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे जो है, ठीक है, विभवांतर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और कुल धारा जो है ना सब में से अलग अलग गुजरती है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक में से जो करंट है उसका फ्लो क्या होता है, अलग अलग होती है, और उन सब का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सिमिलरली I1 बराबर क्या हो जाएगा, तो वीर के फॉर्मूले से अगर हम देखें कि मैंने बताया था ना वीर, ये तो R बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर, तो I बराबर हो जाएगा V बटे में R। तो यानी कि आप कह सकते हो V बटे में R1, सिमिलरली V बटे में R2, V बटे में R3, ठीक है। ऊपर सब में V है तो V से V कट जाएंगे पूरे, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं 1/में R बराबर क्या हो जाएगा, 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में R3, ठीक है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, पर अगर फिर भी नहीं आया तो मैं फॉर्मूले के लिए अलग से जो वीडियो बनाऊंगा वहां पर मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो जो भी आपको इसमें समझ में ना आया हो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो कोई डाउट यहाँ पर, तो हम इसको स्टेटमेंट में कह सकते हैं कि प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, यानी कि कुल प्रतिरोध क्या होता है, बाकी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर में होता है, यानी व्युत्क्रम मतलब उल्टा करके जो हम करते हैं, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम के लाभ क्या होते हैं। तो भाई देखो, अगर आप सिंपल सा आप इसको पढ़ने से पहले एक चीज बताओ कि अगर मान लो एक वायर है इस तरीके से कनेक्ट है और एक और इस तरीके से कनेक्ट है, बीच में से एक कट गया, ठीक है, कनेक्शन, तो आप बताओ मेरे को कि क्या ये पॉसिबल है कि करंट जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, नहीं है ना पॉसिबल। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि अगर मान लो कि एक अवयव खराब हो गया तो बाकी भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, यानी कोई भी अवयव नहीं चलेगा। जैसे पुराने पहले आज से 5-7 साल पहले जो लाइट आती थी दिवाली वाली, उसमें क्या होता था, अगर एक बल्ब निकाल दो तो पूरी लड़ी खराब हो जाती थी। क्यों, क्योंकि वो किस में लगी होती थी, श्रेणी क्रम में लगी होती थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि आपके घर में अगर एसी है, ठीक है, फ्रिज है और एलईडी बल्ब है, तो आप ये बताओ कि जो एलईडी है और फ्रिज है और एसी है क्या सब बराबर लाइट लेती है, ऑब्वियस आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें सब में बराबर करंट जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या है, हमें करंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पार्श्व क्रम में लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, करंट जिसको जिसके हिसाब से रिक्वायरमेंट उसको हम उस हिसाब से करंट फ्लो कर सके। और तीसरा क्या है, तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, क्यों, क्योंकि ये जो है ना न्यूमेरिकल में भी काम आने वाला है आपका, ठीक है। तो पार्श्व क्रम जो है हमेशा प्रतिरोध उसका क्या होता है, कम। तो कभी भी आपसे बोले न्यूमेरिकल्स के अंदर कि न्यूनतम बताओ कि न्यूनतम प्रतिरोध कितना होगा, अगर 3 वैल्यू दे रखे, तो आपको हमेशा उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पार्श्व क्रम का। और आपसे पूछा जाए कि अधिकतम कितना होगा, तो हमेशा क्या लगाना है, श्रेणी क्रम का। ध्यान रखना, न्यूनतम मतलब पार्श्व क्रम और अधिकतम मतलब श्रेणी क्रम। अब बात करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो अभी देखा होगा, अब जैसे फोन चला रहे हो आप, गेम खेलते हो हैवी, ठीक है, तो उससे क्या होता है, फोन गर्म हो जाता है। सिमिलरली टीवी दिन भर चलाएंगे हम तो टीवी गर्म हो जाता है, प्रेस जो है गर्म हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि एनर्जी जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उससे क्या होता है, जो भी गैजेट्स हैं, उपकरण है, वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। तो हीट का फॉर्मूला यहाँ पे 3 दे रखे हैं, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे, कहीं पे कोई सा भी यूज हो सकता है। और ये फॉर्मूले बने कैसे हैं तो वो मैं फॉर्मूले वाले स्लाइड में ही बताऊंगा अलग से, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप इतना याद रखो, H बराबर PT होता है, यानी पावर इंटू में टाइम, ठीक है। VIT मतलब V मतलब पता है ना विभवांतर, I मतलब करंट और T मतलब टाइम, टाइम हमेशा सेकंड में लेना है, ठीक है। और ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या है, I²RT, यानी कि ये फॉर्मूले से भी आप एनर्जी निकाल सकते हो, वैसे इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। कोई डाउट। अब बात करते हैं जूल का तापन नियम, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो भाई देखो इसमें जो है ना, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा जो है, ठीक है, वो क्या होता है, विद्युत वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो भी हीट होगी, ठीक है, वो क्या होगी, उसके करंट का जो है ना उसके स्क्वायर के समानुपाती होगा। यानी आप कह सकते हो H जो होगा वो क्या होगा, I के स्क्वायर के बराबर, ठीक। उसके अलावा प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उसमें हीट भी क्या होगी, उतनी ज्यादा ही बनेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के समय में क्या होता है, समानुपाती होते हैं, यानी जितने टाइम तक आप उसमें करंट फ्लो करोगे वो ज्यादा ही उतनी गर्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो टीवी सुबह से शाम तक चलती रहे और उसके बाद अगर आप उसको छूते तो बहुत ज्यादा गर्म होगी, ठीक है, जबकि थोड़ी देर में वो थोड़ा गर्म होगा,
ठीक। इसके हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो हम देख सकते हैं अभी कि हीटर के अंदर प्रयोग होता है इसी प्रोसेस का, ठीक है, प्रेस में प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन कई बार ये हीट जो है ना हमारे लिए वो होती है, प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कंप्यूटर है उसमें हीट होता है, उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, छोटे छोटे पंखे लगाने पड़ते हैं एक दो, जिससे उसमें ज़्यादा हीट ना हो, ठीक है। दूसरा हमारा मोबाइल है, तो आजकल देखा होगा जो गेमिंग फ़ोन आते हैं उसके अंदर क्या है, वाटर कूलिंग सिस्टम आने लग गया अंदर, ठीक है, जिससे क्या हो, फ़ोन ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि आपने देखा होगा जो पहले हम बल्ब यूज़ करते थे, ठीक है, उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलता था, ठीक है, और वो जो हीट है वो क्या करता था, लाइट देता था, ठीक। और उसका जो वो है तंतु, यानी कि वो जो अंदर बीच में स्प्रिंग जैसी दिखती है आपको, वो किससे बना होता था, वो टंगस्टन से बना होता था। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, उच्च तापमान पे उपचेत नहीं होता, यानी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, और इसके लिए उसके अंदर क्या करा जाता है, नाइट्रोजन गैस या आर्गन जैसी गैसें भी डाली जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इसका गलनांक जो है वो है 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति की, ठीक है। तो शक्ति कैसे निकालते हैं, तो भी बेसिकली क्या है कि ऊर्जा खर्च करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। P बराबर होता है I²R, या हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं V²R, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वॉट, ठीक है। लेकिन हम जब वैसे निकालते हैं तो उसको निकालते हैं किलोवाट आवर में, ठीक है। आपके घर में जो बिजली बिल आता है, जैसे कहते हो ना आप 40 यूनिट आया, तो 40 यूनिट नहीं होता, वो क्या होता है 40 किलोवाट आवर होता है, समझ में आया। और उसके अलावा जो किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू में 10⁻6 जूल के बराबर होता है, समझ में आएगा इस। गाइस ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हो तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।